नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम देवांशी। दर्शकों, देवांशी कार्यक्रम समाज की सशक्त महिलाओं को समर्पित है। आज के समय में नारी हर क्षेत्र में अपने नाम का डंका बजा रही हैं। वो न केवल अपने विकास के लिए कार्य कर रही हैं, साथ ही समाज को बेहतर बनाने के लिए भी अग्रसर हैं। आज ऐसी ही एक महिला हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मिलते हैं अनु ठाकुर जी से, जो कि एक लेक्चरर हैं और वेद गुरु भी हैं। मैम, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जी। तो मैम, आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि योग और अध्यात्म क्या है। मैं अपना एक श्लोक से, जैसे आपने बोला वेद गुरु है, जी जी, इससे शुरुआत कर ले प्रोग्राम जी बिल्कुल मैम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हम दोनों, पूरा विश्व अच्छे रहें, जी, सुपोषित रहें, हम सबकी वृद्धि हो, हम आपस में कभी द्वेष ना करें, मन वचन और कर्मों में शांति हो। जी मैम, आपने बहुत ही सुंदर श्लोक के साथ जो है ये शुरुआत की है इस कार्यक्रम की। ये बहुत ही शुभ रहेगा, हम सब के लिए बहुत शुभ रहेगा। तो मैम, जैसे हम आज योग और अध्यात्म की बात करने ही वाले हैं, तो सबसे पहले हम वही जानना चाहेंगे आपसे कि योग और अध्यात्म आखिर है क्या। योग एसेंशियली एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है जो एक बहुत ही सटल साइंस पर आधारित है, जो मन और शरीर में हार्मनी को कैसे लाना है उस पर केंद्रित करता है। जी, सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें, योग एक विज्ञान है, एक आर्ट ऑफ लिविंग है, एक कला है जिसमें हम ये सीखते हैं कि हेल्दी लाइफ और हैप्पी लाइफ कैसे जी जाए। जी, अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ पे बात करते हैं, योग संस्कृत शब्द युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है टू यूनाइट, टू ज्वाइन, जोड़ना। जी, योगिक स्क्रिप्चर्स में योगा को एक कनेक्शन माना गया है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और सुप्रीम कॉन्शियसनेस से। सिंपली अगर हम बात करें तो परफेक्ट हार्मनी माइंड और बॉडी में कैसे बने, वो योग हमें सिखाता है। जी, अगर हम योग के बारे में बात करें, योग बहुत पुराना है। जी, सभ्यता से पहले योग की शुरुआत हुई थी। जी, भगवान शिव को योग का सबसे पहला गुरु माना गया है। आदि गुरु भी उन्हें कहा जाता है, जी, महागुरु भी, आदि योगी भी उनके लिए शब्द प्रयुक्त हुए हैं। जी, जी बिल्कुल। भगवान शिव ने, उस आदि योगी ने सबसे पहले योग का ज्ञान सप्त ऋषियों को दिया था, और सप्त ऋषियों ने फिर इस योग को विश्व में अलग अलग जगह पे फैलाया। इंडियन कॉन्टिनेंट में अगस्त्य मुनि, जो सप्तऋषि में से एक थे, उन्होंने यहाँ पे योग के बारे में हमें बताया। बाद में बहुत सारे योगाचार्य आए, बहुत सारे योगा गुरु आए, जिन्होंने योग का खूब प्रचार प्रसार किया। योग जो है वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। अगर हम इनडायरेक्टली बात करें, योग जो है बेसिकली एक टॉपिक नहीं है, ये एक वास्ट साइंस है जिसके बारे में शायद पूरा एक्सप्लेन करने में मैं भी सक्षम, क्या कोई भी सक्षम नहीं है, ये इतना वास्ट है। लेकिन हमारी लाइफ को क्योंकि ये प्रेरित करता है, लाइफ को एक सही डायरेक्शन में चलाने में हेल्प करता है, तो योग एक बहुत ही, जिसको हम बोल सकते हैं, कैसी साइंस है जो हमारी लाइफ को मोल्ड करती है। अध्यात्म के बारे में आपने पूछा, अध्यात्म भी एक योग है जो हम बात करते हैं। जो यौगिक स्क्रिप्चर्स हैं, या जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, या जो जितने भी जो हमारे पुराण हैं, जैसे 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद अध्यात्म योग भी है। तो दूसरी तरह से कहा जाए तो योग का ही एक पार्ट अध्यात्म भी है। अच्छा। लेकिन आज के युग में योग को हमने योगा जैसे वो बना दिया है, तो योगा को हम बेसिकली ले लेते हैं कि कुछ डिसिप्लिन्स हैं, कुछ रूटीन प्रैक्टिसेस हैं, एक्सरसाइजेस हैं, या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम कह लें तो आसन और
व्यायाम है जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि योग इससे भी बढ़ के है। और जो हमारा अगर हम श्रीमद् भगवत गीता की बात करते हैं जी। तो वहाँ पे जो 18 उसमें चैप्टर्स दिए हैं तो उनके नाम भी के साथ भी योग है जी। योग मुख्यतः 4 हैं लेकिन बहुत सारे योग हैं। जैसे मैं इतना वास्ट सब्जेक्ट है उसको कंसाइज नहीं करना चाहूँगी क्योंकि ये अपने आप में संपूर्ण है जी। तो जैसे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राज योग, इस तरह से आपने भी शब्द ये सुने होंगे। जी, जी, तो योग एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। जी मैम, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो योग है, जो अध्यात्म है, वो केवल एक्सरसाइज पे तक ही सीमित नहीं है, वो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और वो कहते भी है कि ये एक साधना है जी। तो मैम जैसे हम आगे आपकी बात करें, जैसे आप योग गुरु हैं और आपको वेदों का ज्ञान भी है, आपने वेद पढ़े हैं, तो आपकी इस जर्नी में शुरुआत कैसे हुई आपकी और किस तरह से शुरू किया आपने? जी जैसे कि बेसिकली जो हमारी फैमिलीज़ हैं या गांव में आप कह लो या हमारे भारतवर्ष में जी, तो हम सब आध्यात्मिक होते हैं बाय फैमिली अगर हम बात करते हैं क्योंकि छोटे छोटे डिसिप्लिन्स हैं जो हमें ये योग साधना की आप बात कर रहे हैं उस योग साधना से जोड़े रखते हैं। जैसे फैमिली में इकट्ठे रहना, भजन कीर्तन करना, भगवान का नाम लेना, या बहुत जैसे हमारी वैल्यूज़ हैं उस पर फैमिली जो है वो बच्चों को सिखाती रहती है। तो मैं भी एक ऐसी फैमिली में बॉर्न हूँ और बचपन से ही थोड़ा बहुत पता था कि हम आध्यात्मिक हैं। हम जैसे जो नॉन वेज का यूज़ नहीं कर सकते या हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, जो भी एक नॉर्म्स होते हैं हमारे उसमें। तो वहाँ से शुरुआत करके जैसे जैसे बड़े हुए एक लाइफ में एक थोड़ा सा जब यंग स्टेज में थे तो हमारा एक मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का जिसमें वेदों के बारे में ट्रेनिंग दी गई। थोड़ा सा 15-20 मिनट के लिए कुछ मंत्र और श्लोक सिखाए गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने वो फर्स्ट टाइम सुना। फिर मैं एक कैसेट लेके आई जिसमें वेदों के मंत्र थे और उनको चैंट करना, उनको गा करके जिस तरह से बोल सकते हैं जी। तो जब मैंने उसको सुना तो मुझे लगा कि ये वो मंत्र हैं जो कैजुअली मैं सुनती रहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं इनसे परिचित हूँ। मेरे लिए वो नए नहीं थे, लेकिन आप सच मानो मुझे उनके ना तो कोई शब्दों का पता था कि क्या शब्द हैं वो और ना ही उसका मीनिंग तो दूर की बात थी। फिर थोड़ी सी और क्यूरियोसिटी बढ़ी कि ये जो सुनने में अच्छा लग रहा है वो बेसिकली क्या है। जब मैंने उसमें थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे लगा कि उसमें जो है वो मंत्र हैं जो संस्कृत में लिखे गए हैं। अब संस्कृत 10th लेवल तक मैंने पढ़ा था। उसमें जो हम पढ़ते हैं स्कूल वाली संस्कृत थोड़ा डिफरेंट और इसमें थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि उतने शब्द ऐसे थे कि उनका मीनिंग आप इजीली नहीं ले सकते हैं, नहीं कर सकते जी। तो मैंने फिर थोड़ा सा मतलब मुझे और इच्छा हुई कि अब संस्कृत को समझा जाए जी। फिर संस्कृत क्योंकि मैंने मास्टर किया था साइंस में, बॉटनी में, और बॉटनी साइंस डिफरेंट है, संस्कृत सब्जेक्ट डिफरेंट होता है जी जी। तो मुझे लगा कि मुझे रिसर्च करनी चाहिए संस्कृत में और मैंने उसके लिए ट्राई किया, गूगल सर्च किए, बहुत सारे लोगों से बात करी जी। और मुझे फिर किसी से पता लगा कि बेसिकली मुझे स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। अगर मुझे संस्कृत में PhD करनी है तो मुझे +1 +2 10th तक मैंने पढ़ा था, उसके आगे मुझे 11वीं 12वीं से संस्कृत सीखनी पड़ेगी जी जी। फिर मुझे संस्कृत भारती न्यू दिल्ली, वहाँ से कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं। मैंने 4 इयर्स वहाँ का कोर्स किया और इक्विवेलेंट टू बैचलर डिग्री जो संस्कृत में ली। उसके बाद मुझे मास्टर डिग्री करना था। इन बिटवीन क्या हुआ कि संस्कृत और वेदा साथ साथ चलते रहे जी जी। और मुझे वेद सीखने का भी और अपॉर्चुनिटीज़ मिली और मुझे लगा कि क्यों ना जो मैंने ऑलरेडी मास्टर्स कर रखा है उसी में कुछ ढूंढा जाए कि दोनों का इंटरकनेक्शन हो जाए जी। तो वैदिक बॉटनी मेरे माइंड में एक टॉपिक आया कि उसमें मैं PhD कर सकती हूँ जी जी। अब वैदिक बॉटनी जैसे करने लगी तो और कई सारे
वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई जिसकी हम बाद में बात करेंगे। जी, बिल्कुल। हाँ जी, तो इस तरह से ये जर्नी जो है वो वेदों में मतलब इंडल्ज हो गए। जी, तो जो आपने एक ट्रेनिंग सेशन आपने ज्वाइन किया था उससे ही आपकी रुचि बनी और आप आज इस मुकाम पे हैं। जी, तो मैम आपने एक चुनौतियों वाली बात की थी, तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस तरह की चुनौतियों का आपको इसमें सामना करना पड़ा। जैसे आपने बताया कि आपका जो पहले सब्जेक्ट्स थे वो अलग थे और आपको जो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ा था संस्कृत पढ़ना, उसके अलावा और कौन कौन सी चुनौतियाँ आपके सामने आई थी? जी, उसके अलावा जैसे मैंने अब वैदिक बॉटनी का जो मेरे माइंड में आया कि मुझे उसमें पीएचडी करनी चाहिए और मैं वेदों से जुड़ी रहूँगी, तो अब इतना इजी नहीं था। उसके लिए मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि कहीं पे मुझे कोई ऐसा यूनिवर्सिटी या ऐसा कोई वो नहीं मिल रहा था जहाँ से मैं वैदिक बॉटनी को एज अपना रिसर्च सब्जेक्ट या टॉपिक ले सकूं। जी। फिर मैंने फिर से वापस आई, लिटरेचर ढूंढा, लाइब्रेरीज ढूंढी जहाँ पे वेद रखे हुए हैं या वेदों के रिलेटेड कोई मटेरियल है, उनको सर्च करती गई। फिर मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, तो हमारे यहाँ पे जैसे आपको पता है कोई पर्टिकुलर वेद पाठशाला या ऐसा कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे डायरेक्टली हम ऑफलाइन वेदा को सीख सकते हैं या वेदाओं का ज्ञान ले सकते हैं, या संस्कृत को भी उस टाइप से हम अगर करें, क्योंकि मैं जॉब में आ गई थी, तो मेरे लिए जो ऑफलाइन क्लासेस वैसे भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जॉब के साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी हाँ जी। फिर मुझे साउथ से कोई टीचर मिले, तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने पीएचडी कर रखा था संस्कृत में। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेसिकली अगर आप वेदों को रिसर्च करना चाह रहे हैं, वेदों पे करना चाह रहे हैं और अपने सब्जेक्ट में करना चाह रहे हैं बॉटनी में, तो बॉटनी में मेडिसिनल प्लांट है, तो उसके बारे में जैसे यजुर्वेद है या आपके अथर्ववेद है या ऋग्वेद है, तो उसमें जो प्लांट्स के बारे में मेंशन है उस पर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है। जी। तो मुझे वो गैप फाइंड करना था कि कहाँ पे गैप है और मैं वहाँ से ले सकती हूँ। जी। फिर इस तरह से देखते देखते इन बिटवीन मेरी वही मैं कहूँगी कि एफर्ट्स रंग लाए। जी। और मुझे पीएचडी में एडमिशन मिल गई और मैंने बॉटनी सब्जेक्ट में, अब नेक्स्ट था कि उसमें मैं टॉपिक क्या लूँगी। तो बॉटनी में जैसे ये वेदों वाला मेडिसिनल प्लांट और वैदिक बॉटनी का थोड़ा पीछे छूट गया, क्योंकि उससे रिलेटेड गाइड या यूनिवर्सिटी में वो उससे रिलेटेड मटेरियल या बाकी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने फिर से जब सर्च किया तो मुझे वृक्ष आयुर्वेदा एक सब्जेक्ट मिला, जिसमें आयुर्वेद और वेदा की बात भी है और रिलेटेड टू माय सब्जेक्ट बॉटनी से भी जुड़ा था, वृक्षों से जुड़ा था। तो वृक्ष आयुर्वेद भी मेरे लिए उतना इजी नहीं रहा, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ली वहाँ पे ज़्यादा किसी को पता नहीं था उसके बारे में। फिर से मैंने पतंजलि में भी बात करी, जहाँ जहाँ पे संस्कृत के यूनिवर्सिटीज़ हैं या जहाँ पे रिसर्च होती है वहाँ पे मैंने बात की। तो मुझे INA जो एक राजस्थान में है, इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे एक वृक्ष आयुर्वेदा करके एक ब्रांच है और वो MSc भी उसमें करवाते हैं, मास्टर्स करवाते हैं। तो वहाँ से मैंने को गाइड लिए। तो फिर मेरा जो PhD की जर्नी है वो आपकी शुरू हुई। वो कहते भी है ना मैम कि अगर आप किसी चीज़ को ठान लो तो आपको रास्ते मिल ही जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। जी। तो जब हम मैम अध्यात्म की बात करते हैं या हम योग की बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं, तो ये व्यक्ति के या फिर समाज के विकास के लिए किस तरह से मदद करता है ये? जी मैम, ये जैसे योग की हम बात करें, अध्यात्म इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे के बिना सर्वाइवल भी नहीं है। उसी तरह से हमारी लाइफ में मैं कहूँगी नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग्स बट मैन और नेचर के बीच में और जितना भी जो क्रिएशन है उसमें हम सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और योग का मतलब ये जोड़ना। तो जहाँ से हम शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि हमारा जो डे टू डे लाइफ है उसमें योग और अध्यात्म का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो जो लाइफ, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि लाइफ को सही ढंग से जीने की कला है योग। और अध्यात्म जो है वो
आत्मनि अधि इति अध्यात्मा, कि जो आत्मा के बारे में कंसर्न्ड है या आत्मा को जानने में हेल्प करता है, वो अध्यात्म है जी। तो मानव जीवन में हमने जो हमारे सामाजिक जो मिथ्स हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ये इसी से बताते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, और बच्चों को भी हम देते हैं, लेकिन वो जिसको मैं सुपरफिशियल नॉलेज जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति है, ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि वो ऊपर ऊपर से हैं। अगर डीपली अगर हम स्टडी करें तो वेद, योग, अध्यात्म जो भी है वो सब फोकस करते हैं अंदर, हमारा इनर सेल्फ, हमारा जो आत्मा जिसको हम दूसरी सेंस में कहते हैं। तो जब तक हमें खुद का पता नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात अगर हम पहले करें और बाद में अध्यात्म और बाकी चीज़ों को लें तो हमारा जो सफ़र है वो इजी होता है और सही मार्ग पे होता है जी। तो जो हमारे डेली लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सेल्फ को जब हमने जान लिया तो आगे बढ़ी पूरी दुनिया में हारमनी जिसको हम बोलते हैं वो हो जाएगी, और जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो रहेगी नहीं जी। तो मतलब अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है पहले, उसके बाद ही, क्योंकि हमसे ही समाज है, तो समाज भी आगे ग्रो करेगा जी। तो मैम अगर हम आपकी बात करें, आपकी पर्सनल ग्रोथ की बात करें, तो वेदों के ज्ञान से या फिर ये जो है अध्ययन है, इसके वेदों के अध्ययन से आपके विचारों में किस तरह का बदलाव आया है? जी मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये वो फ्रूट है जो मुझे लगता है मैं अगर बात करूँगी तो बहुत सारे लोगों को वहाँ से लगेगा पता नहीं, हमें भी उसका मतलब जो असर है वो दिखना चाहिए या दिखता है जी। तो वेदों को अध्ययन तो मैं नहीं बोलूँगी, अभी मुझे इतना सा वेदों के बारे में पता है जितना मैं कर पाई हूँ वो तो बहुत कम है। वेद अनंत है, अनंतो वही वेदाः ये कहा गया है जी। और एक एक ब्रह्म वाक्य जो अपने आप में पूरा वेद है। अगर आप एक श्लोक पे, एक मंत्र पे फोकस करना शुरू करें तो आपको लगेगा कि वही संपूर्ण है जी। तो जब दूसरे पे शिफ्ट करेंगे तो लगेगा वो अपने आप में संपूर्ण है जी। तो मेरे अंदर जो अध्ययन से ये जो मेरी जो मतलब वेदों को जानने की या अपने आप को जानने की जो जर्नी है, मैंने उसमें पाया कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का पर्पस है। मुझे जो जीवन मिला है उसमें मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे अब सिंपल सी बात है कि हम सुख दुख की बात है या जो भी है, हर कोई सहन करता है अपने है, लेकिन जब आप अपने सेल्फ को जानते हैं, योग के बारे में थोड़ा सा अध्यात्म में से जुड़ जाते हैं तो आपको बड़ा डिफरेंस नहीं नज़र आता है उसमें जी। आप सुख में भी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते, दुख में भी ज़्यादा आप मतलब उतना नहीं है कि आपके लिए सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये जो बदलाव है, ये जो मतलब एक तरह से जिसको अंडरस्टैंडिंग हम बोल सकते हैं कि ये कम है, ये ज़्यादा है। किसी के पास बहुत सारी धन संपदा है तो हमें लगता है बहुत खुश होगा, किसी के पास नहीं है हमें लगता है बहुत दुखी होगा। लेकिन वो जो परिस्थितियां हैं उसमें अध्यात्म हमें सिखाता है कि समभाव से कैसे जीना है। तो समभाव की एक जो फीलिंग हमारे अंदर जनरेट होती है, और अध्यात्म हमें और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाता है कि मेरे पास है तो उसके पास नहीं है। तो गिविंग का जो है एक बहुत बड़ा एक, अगर आप इसको प्रैक्टिकल उसमें देखें तो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है अध्यात्म का कि दूसरे को दुख में देख के मुझे अगर दुख नहीं हुआ तो मैं इंसान नहीं हूँ। अध्यात्म मुझे सिखाता है कि उसके दुख में कैसे शामिल होना है। यहाँ पे एक बात मैं और कहूँगी कि बुश कोट नहीं हमने पहनना कि केवल हम वर्डली बातें कर देते हैं कि हम जो दूसरों के दुख में भी दुखी होते हैं, हम दूसरों की हेल्प करते हैं, वर्ड तो है लेकिन करते हैं प्रैक्टिकली वो मैं यही मैम आपसे जानना चाह रही थी, मतलब नेक्स्ट मैं यही पूछने वाली थी कि जो वेदों का ज्ञान है, जो हम ये चीज़ें सीखते हैं, अध्ययन करते हैं या फिर हम स्पिरिचुअलिटी से सीखते हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आज के समय में स्पेशली अपनाना कितना ज़्यादा आसान है? क्योंकि अगर हम देखते हैं पहले के मुकाबले आज का जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल अलग है, सबकी सोच अलग है, सबका जीने का तरीका अलग है, तो कितना मुश्किल है आज के ज़माने में? हाँ, दोनों है। मैं मुश्किल
मुश्किल और आसान दोनों में रखूँगी जी। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमें इसका पहचान नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है जी। आसान इसलिए है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम वो कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है हम अध्यात्म से या योग से जुड़ जाते हैं जी। जैसे सिंपल सी अगर हम बात करें कि आप जैसे बोल रहे हैं कि आज के करंट टाइम में टाइम नहीं है किसी के पास, दौड़ है, किसके पीछे है, अर्निंग हम कर रहे हैं किस लिए। अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो जीने के लिए हमें क्या चाहिए, छोटी छोटी नीड्स हैं जी। बिल्कुल हम लोग वो अंदाजा ही नहीं लगा पाते हैं कि हम जो दौड़ रहे हैं वो क्या जीने के लिए है, कि हम उसके लिए जीते हैं जी। हम अपना जो ट्रैक है वो एक तरह से हम कह सकते हैं आउट ऑफ ट्रैक हम हो जाते हैं। तो नीड हमारी थोड़ी थोड़ी है जी। और हमें आदत है संग्रह करने की जी। जोड़ने की, जो कि जिसको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमने जोड़ा है वो किसके काम आया है, क्या उसका यूज़ है, कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो आसान इसलिए है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अपने वर्क प्लेस में आप जो है किसी से लविंगली बात कर लेते हैं, प्यार से जी। तो उसको अगर टेंशन भी होगी, कोई दुख तकलीफ भी होगा, आपकी स्माइल देख के जो है वो आधा तो वहीं पे वो बेचारा रिलैक्स हो जाता है। वो शुरुआत है अध्यात्म की, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से बदलाव लाया जा सकता है। तो बहुत आसान है, आपको बहुत बड़े मिरेकल नहीं करने, बहुत बड़े चेंज हम नहीं कर सकते, हमने अपने आप को चेंज करना है। जो अध्यात्म का इम्पैक्ट लाइफ में है, अपने आप को चेंज करना। मैं अगर किसी चीज को ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ तो सामने वाला अगर गुस्सा कर भी रहा है ऑटोमेटिकली वो शांत हो जाएगा, क्योंकि मैंने रिएक्शन नहीं दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें मतलब आसान बना देती है इस रास्ते को जी। तो थोड़ा सा उस पर सोचने की, फोकस करने की जरूरत है जी। बिल्कुल। तो मैम, जो हमारे दर्शक जैसे आपको देख रहे हैं, उनको वेदों का, अध्यात्म का इतनी सारी चीज़ें पता चल रही है, तो अगर वो इस सफ़र पे जाना चाहें, शुरुआत करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? हाँ, वो 2-3 चीज़ें हैं जहाँ से हम शुरू कर सकते हैं जी। फर्स्ट तो है, जैसे मैंने बोला कि हम जो है लविंगली अगर बात करें, प्योर लव की हम बात करते हैं जी। सबसे बड़ा इसमें मेरे ख्याल से आता है सेल्फलेस सर्विस। अगर हम दूसरों की हेल्प बिना किसी उनसे इच्छा की है कि हम हेल्प कर रहे हैं, हमें ये फ़ायदा होना चाहिए या हो, अगर वो हेल्प हम कर रहे हैं तो वो सेल्फिश हुआ। हमें सेल्फलेस हेल्प दूसरों की या जो सर्विस करनी है, किसी को अगर ज़रूरत है हमारे, हमने उनकी सेवा करी। तो ये यहाँ से हम छोटे छोटे स्टेप्स ले करके, बेबी स्टेप्स जिनको हम बोल करके कर सकते हैं। उसके बाद एक और आता है कि हमें जो जिसमें जप, जैसे योग में तो योग का आधार जप और ध्यान है जी। तो ध्यान बेसिकली अपने मन को नियंत्रित करना जी। तो मन को नियंत्रित करना ज़रूरी नहीं है, जैसे आपका ये कंसर्न भी था कि भागती दौड़ती ज़िंदगी में टाइम नहीं है जी। बच्चे अपनी स्टडीज़ में इन्वॉल्व हैं, जॉब में इन्वॉल्व हैं, हम लोग अपनी फैमिलीज़ में इन्वॉल्व हैं जी। तो पर्टिकुलरली ध्यान उसको नहीं बोलते हैं कि आप एक जगह बैठ करके बैठ जाओ जी, समाधि लेकर के भगवान शिव की महायोगी की तरह जी। तो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, मतलब ध्यान का मतलब फोकस्डनेस। एक आप काम कर रहे हो, उसी को अगर आप बड़े ध्यान से करो, जैसे हम बोलते हैं ध्यान से काम करना, वो भी मेडिटेशन है। धीरे 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 जब आप करोगे और धीरे धीरे करके 3 से 5 मिनट हम अपने आप को शांत करके, आंखें बंद करके, क्योंकि हमारी जर्नी इनर है, इनर सेल्फ की तरफ है, तो अंदर तो हमें झांकना पड़ेगा। आंखें खुली रख के हम बाहर की तरफ झांकते हैं। तो थोड़ा सा बैठ करके इतना ज़रूर, और नहीं तो सोते टाइम अगर हम ये थोड़ा सा कैलकुलेट करें कि मैंने दिन भर में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कहाँ पे मैं गलत था, कहाँ पे मैंने गुस्सा किया, कहाँ पे मुझे प्यार से बात करनी चाहिए थी मैंने नहीं करी, या कहाँ पे मैंने किसी की सेल्फलेस सर्विस करी, हेल्प करी, तो वो चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली उस लाइन पे ले जाएंगी जी। बिल्कुल मैम, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत 10-15 मिनट या आधे घंटे का मेडिटेशन करे, बहुत आराम से, बहुत थोड़ी स्टेप से, जैसे आपने बताया भी था कि छोटे छोटे कदमों से ही बड़ा चेंज लाया जा सकता है। तो मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, हमसे साझा की, अपना अनुभव हमसे साझा किया, जो ये अध्यात्म है, योग है, उसके बारे में हमें जानकारी दी। हमें यकीन है कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको, वो भी
इससे ज़रूर इंस्पायर होंगे और इस जर्नी पे ज़रूर जाना चाहेंगे। तो आप हमारे कार्यक्रम में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।